बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर सबसे पहले आज के दिन का आगाज़ हम कर रहे हैं सर ट्रीटमेंट ऑफ प्रायर ईयर लॉसेस से। सर ये एक छोटा सा टॉपिक है, आज हम कुछ 6 से 7 टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। सर इसमें प्रायर ईयर लॉसेस का करना क्या है सर? देखें, जिस साल लॉस अराइज होता है सीधी सी बात है सर, FBR आपको अपना पार्टनर ट्रीट करता है, ठीक है ना। जो आप कमाते हो उसमें 30-40% जो टैक्स का रेट है आपको FBR को देना पड़ता है। लेकिन जिस साल लॉस होता है, क्या उस साल FBR आपको पैसे पे करेगा? ठीक है जी, इस पे आज हमने बहस करनी है कि गेन होता है, प्रॉफिट्स होते हैं, तो मैं FBR को 40% देता हूँ, ठीक है। जैसे अगर मैंने 100 रुपये कमाए तो FBR कहता है जी इसमें से 40 रुपये मेरे, तो मैं FBR को दे देता हूँ। लेकिन सर अगर मैं किसी साल लॉस करूँ तो क्या FBR मुझे पैसे पे करेगा? इस पे हमने आज बहस करनी है, ठीक है जी। तो आए सर सबसे पहले हम लेके चलते हैं एक सवाल को। कह रहे जनाब ABL लिमिटेड हैव मैनेज टू अर्न एन अकाउंटिंग प्रॉफिट ऑफ 5000, ठीक है जी, डन है। और उसके बाद वो कह रहे जनाब के 5000 एंड दिस इज द ईयर ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। इसका मतलब है सर इसका कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है, ये पहला साल ही है इसका, ठीक है। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन 45,000 का है, टैक्स डेप्रिसिएशन 80,000 का है, ठीक है जी। कॉस्ट ऑफ द प्लांट वो 600,000। सर एक इनकम रिसीवेबल साल के एंड पे आ रहा है 40,000 का, और एक ग्रेचुइटी प्रोविजन आ रहा है 17,000 रुपये का। अब सर आपसे एक एग्जामिनर ये कह रहा है कि काम करो जरा, पहले साल का हिसाब किताब मुझे करके दे दो, पहले साल में कितना टैक्स पे करूं। तो अगर मैं जाऊं सर, मेरे पास अकाउंटिंग प्रॉफिट जो आ रहा है वो आ रहा है सर कितने का, कोई 5,000 रुपये का। इसमें मैं कुछ चीज़ें ऐड कर रहा हूं और कुछ चीज़ें इसमें से मैंने लेस करनी है, ठीक है जी। मैं ऐड कर रहा हूं सर इसके अंदर सबसे पहले अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, ठीक है जी। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है कितना सर इसके अंदर? 45,000 अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, टैक्स डेप्रिसिएशन 80,000 है। ये मैंने 45,000 ऐड किया, टैक्स डेप्रिसिएशन मैंने 80,000 रुपीज यहाँ से माइनस कर दी। अगर मैं PNL अप्रोच से चलूँ तो मुझे एक चीज़ ये बताएं, मेरे पास सर 45,000 रुपये का अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, टैक्स डेप्रिसिएशन ज़्यादा है, तो टैक्स डेप्रिसिएशन ज़्यादा है इसका मतलब है टैक्स का प्रॉफिट कम, टैक्स का प्रॉफिट कम तो अकाउंटिंग का प्रॉफिट ज़्यादा, अकाउंटिंग का प्रॉफिट ज़्यादा, तो सर सीधा सीधा ये 35,000 रुपये मेरे पास एक टैक्सेबल डिफरेंस आ रहा है। और इस टैक्सेबल डिफरेंस पे सर अगर मैं इसे 40% का रेट अप्लाई करूँ तो सर मेरे पास 35,000 मल्टीप्लाई बाय 0.4 वुड भी 14,000 रुपये, ठीक है जी। ये आ जाता है सर मेरे पास डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस एंड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ठीक है जी। सर मैं दूसरे डिफरेंस पे आ रहा हूँ। अच्छा सर, और दूसरा अगर आप इसको बैलेंस शीट से सॉल्व करना चाहते हैं, बैलेंस शीट अप्रोच से सर, तो बैलेंस शीट अप्रोच पे भी हम चलते हैं सर। अगर मैं सर बैलेंस शीट अप्रोच से चलूँ तो सर मुझे एक बात पता है कि मेरे पास एक एसेट है PP, जिसका कैरिंग अमाउंट, जिसका सर PP है एक एसेट मेरे पास सर, जिसकी कॉस्ट थी कितने की, 80,000 रुपये की, ठीक है जी। तो सॉरी 6 लाख रुपए की। इस 6 लाख रुपए की कॉस्ट में से सर 45,000 रुपये अकाउंटिंग वाले ने डेप्रिसिएशन माइनस किया, तो सर अकाउंटिंग के हिसाब से ये रहेगा जनाब कोई 5,55,000, और टैक्स वाले ने सर 80,000 का डेप्रिसिएशन एडजस्ट किया, तो टैक्स वाले के हिसाब से रहेगा ये 5,20,000। तो सर एसेट का कैरिंग अमाउंट ज़्यादा, टैक्स बेस कम, तो एक टैक्सेबल डिफरेंस क्रिएट हुआ कितने का जनाब, 35,000 रुपीज़ का, ठीक है जी। ये मेरे पास सर PP का हिसाब किताब आ गया, और ऊपर से अगर मैं देखूं तो मेरे पास बैलेंस शीट PNL अप्रोच दोनों से एक हिसाब आ रहा है, ठीक है जी। मैं दूसरे उस पर आता हूँ सर, इनकम रिसीवेबल, स्टिल रिसीवेबल 40,000। सर जो इनकम अभी तक रिसीव नहीं हुई FBR उसको टैक्स नहीं करेगा, ठीक है जी। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, इनकम नॉट येट रिसीव्ड, कितने का जी, 40,000 है, 45 है सर, 40,000, ठीक है जी। अब बताएं सर, ये मेरे पास एक अकाउंटिंग इनकम है जिसको FBR नहीं मानता, तो अकाउंटिंग इनकम ज़्यादा, टैक्स इनकम कम, अकाउंटिंग इनकम ज़्यादा, तो सर एक और टैक्सेबल डिफरेंस 40% के हिसाब से ये हो गया जनाब 16,000 रुपये, और डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस, ठीक है जी। अगर मैं सर बैलेंस शीट अप्रोच से जाऊँ तो मेरे पास सर एक इनकम रिसीवेबल नाम का एसेट है जिसकी वर्थ 40,000 है। सर चूँकि FBR इसको कैश बेस पर टैक्स करता है तो उसका टैक्स बेस 0 है,
और एक टैक्सेबल डिफरेंस आ गया सर मेरे पास कितने का, 40,000 रुपये का। टैक्स बेस के ऊपर पूरी बहस आपको मेरी पुरानी वीडियोस में मिल जाएगी। डिटेल 10 पॉइंटर्स हैं कि 10 चीज़ों के मैंने टैक्स बेस कैलकुलेट करना सिखाई है, उसको ज़रूर देख लें ताकि आपको याद रहे कि जिस इनकम और एक्सपेंस को एफबीआर कैश बेसिस पे अलाउ करता है उससे रिलेटेड रिसीवेबल्स और पेबल्स का टैक्स बेस जीरो होता है, क्योंकि एफबीआर ना उस इनकम को मानता है जब तक वो अक्रूवल स्टेज के ऊपर है और ना उससे रिलेटेड रिसीवेबल को कंसिडर करता है एज एन एसेट। ठीक है जी सर, 2 चीज़ें हो गई मेरे पास। तीसरी चीज़ है सर, मैंने ग्रेचुटी का प्रोविजन बनाया 17,000 रुपये का। तो ग्रेचुटी का प्रोविजनल एक्सपेंसेस को तो एफबीआर मानता ही नहीं है, तो मैं उसको ऐड बैक कर रहा हूँ सर 17,000 रुपये। अब बताएं सर, ये एक अकाउंटिंग एक्सपेंस है जिसको टैक्स वाला नहीं मानता। टैक्स वाला नहीं मानता तो सर मेरे पास एक डिडक्टेबल डिफरेंस है कितने का, 17,000 रुपये का। और 17,000 रुपये के डिडक्टेबल डिफरेंस पे 40% के हिसाब से मेरे पास 6,800 रुपये का डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स इनकम बनती है। ठीक है जी। अब बताएं, अगर मैं सर इसको नीचे बैलेंस शीट अप्रोच से लेके जाऊं तो मेरे पास सर बैलेंस शीट अप्रोच से मेरे पास एक ग्रेचुटी का प्रोविजन आ जाएगा 17,000 रुपये का। लायबिलिटी है, लायबिलिटी का टैक्स बेस इसलिए जीरो है कि प्रोविजंस को एफबीआर मानता ही नहीं है। दुनिया की कोई टैक्सेशन अथॉरिटीज प्रोविजनल एक्सपेंसेस को नहीं मानती है, तो प्रोविजंस का टैक्स बेस हमेशा जीरो हुआ करेगा। सर मेरे पास एक डिडक्टेबल डिफरेंस आ गया। अब अगर मैं सर इन सारे डिफरेंसेस को एडअप करूं तो सर मेरे पास ये बनते हैं जनाब कोई 35 + 40 - 17, ये बनता है सर कोई 58,000 का डिफरेंस। ठीक है जी, टैक्सेबल डिफरेंस। और मेरे बच्चों मेरे पास ये एज एट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का बैलेंस क्रिएट करेगा। अगर मैं इसको 40% रेट से मल्टीप्लाई करूं, ये आता है सर मेरे पास 23,200 रुपीज़। और अगर आप ऊपर भी एडअप करें ना इसको तो सर ये 23,200 ही बनता है डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस। ठीक है जी। अब बड़ा मसला ये आता है कि सर जब मैं इसको एडअप करता हूँ ना तो मेरे पास आता है सर इधर टैक्सेबल प्रॉफिट। अब अगर मैं टैक्सेबल प्रॉफिट देखूँ ना तो सर मेरे पास ये टैक्सेबल प्रॉफिट नहीं है बल्कि टैक्स लॉस है 53,000 का। अब मैं जाता हूँ एफबीआर के पास, मैं उसको कहता हूँ भाईजान जब मैं कमा के लाता हूँ आप मुझसे टैक्स काटते हो, अब मैंने लॉस किया इधर लाओ मेरे पास, इसका 40% मुझे पे करो। एफबीआर ने कहा नहीं दादा हम तो सिर्फ टैक्स कलेक्ट करते हैं, पे थोड़ी करते हैं। ठीक है ना, वापस थोड़ी देंगे आपको, हमने लॉस किया ठीक है, आप पार्टनर हो हमारे, कोई इशू वाली बात नहीं है। आप इसको ऐसे कंसिडर कर लो कि आप जब अगली दफ़ा इनकम कमाओगे ना तो आप उस पर टैक्स पे मत करना। ठीक है ना, आप 53,000 रुपये अगली दफ़ा आके एज अ कैरी फॉरवर्ड लॉस एडजस्ट कर लेना, आप टैक्स अगले दफ़ा कम पे कर देना। इस दफ़ा मैं आपको पैसे नहीं दे रहा, एफबीआर याद रखना हमको कैश वापस नहीं करेगा। जब हम कमाते हैं एफबीआर को टैक्स देते हैं, जब लॉस करेंगे एफबीआर हमें नहीं देगा, एफबीआर हमसे टैक्स भी नहीं काटेगा, लेकिन हमसे ये कह देगा कि यार एक काम करें आप अगली दफ़ा आएँ। ठीक है जी, और जब आपका प्रॉफिट हो तो आप अल्लाह के वास्ते उस प्रॉफिट के अगेंस्ट ये पुराना वाला लॉस सेट ऑफ कर दें। अब बताएं सर, मैं अगर आपसे पूछूं मेरा करंट टैक्स एक्सपेंस कितना है सर, आप कहोगे जीरो। क्यों? एफबीआर कोई आपसे टैक्स नहीं काट रहा। लेकिन आपको नहीं लगता इस 53,000 रुपए में ये पोटेंशियल है कि आपको ये फ्यूचर में टैक्स बचा के दे सकता है? कितना टैक्स आपको सर ये फ्यूचर में बचा के दे सकता है? सर अगर इसका मैं 40% निकालूं तो सर मुझे ये फ्यूचर में जो टैक्स बचा के दे सकता है वो बचा के दे सकता है 21,200। अब देखिए इस पर मैं करंट टैक्स एसेट या रिसीवेबल बुक नहीं कर सकता एफबीआर से, मैं इस पर बुक करूंगा डेफर्ड टैक्स एसेट। क्या बुक करूंगा? डेफर्ड टैक्स एसेट। ऐसा अब जरा गौर से देखिएगा सर, जब आप पीएनएल अप्रोच पे चल रहे हो, जब आप पीएनएल अप्रोच पे चल रहे हो तो जिस साल लॉस अराइज होगा, जिस साल लॉस अराइज होगा सर आप उस पर डेफर्ड टैक्स इनकम और डेफर्ड टैक्स एसेट बुक कर लें। जिस साल लॉस अराइज होगा आप उस पर डेफर्ड टैक्स इनकम और डेफर्ड टैक्स एसेट बुक कर लें। यहाँ लॉस अराइज हो रहा है, यस सर मैंने सर इस लॉस अराइज होने के ऊपर डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स इनकम बुक कर ली। लेकिन जब आप पीएनएल अप्रोच यूज कर रहे होंगे तो खुदा के वास्ते ये याद रखिएगा कि आप इसको ऐसे ट्रीट करेंगे, ये मैं मिटा रहा हूँ जानबूझ के, ठीक है जी, आप इसको ऐसे ट्रीट करेंगे इस टैक्स लॉस को, मैं इसको नाम दे रहा हूँ सर कैरिड फॉरवर्ड लॉसेज। आप इसको ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे डिडक्टेबल डिफरेंसेस होते हैं। कितने का डिडक्टेबल डिफरेंस है सर? 53,000 का। आप इसको ऐसे ट्रीट करें जैसे डिडक्टेबल डिफरेंसेस, ठीक है जी, क्योंकि ये आपको फ्यूचर में टैक्स बचा के देंगे। फिर रिपीट कर रहा हूं सर, अगर पीएनएल अप्रोच पे जा रहे हो
तो याद रखना जिस साल लॉस अराइज होगा आप उस पर डेफर्ड टैक्स इनकम बुक कर देना, ठीक है जी। और सर अगर आप बैलेंस शीट अप्रोच चला रहे हो तो सर जितना आपके पास टैक्स लॉस बचा हुआ है आप उसको ट्रीट कर लेना एज अ डिडक्टेबल डिफरेंस, ठीक है जी। अब बताएं सर मेरे पास नेट डिफरेंसेस कितने हैं, एज एट नेट डिफरेंसेस। तो आप कहोगे सर हमारे पास जो नेट डिफरेंसेस हैं एज एट वो कितने के, 35 + 40 -17 -53, ये बनते हैं सर मेरे पास 5,000 रुपए के, ठीक है जी। और 5,000 रुपए के इस नेट टैक्सेबल डिफरेंस पे मैं अगर 40% का रेट लगाऊं तो मेरे पास सर 2,000 रुपए का डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आती है, क्योंकि मेरे पास सर ओपनिंग बैलेंस डेफर्ड टैक्स का 0 है, ठीक है जी। अब बताएं अगर सर मैं इसको पीएनएल अप्रोच से लेकर चलूं तो जिस साल लॉस अराइज होगा आप उस पर सीधा सीधा डेफर्ड टैक्स इनकम बुक कर लेना। बैलेंस शीट अप्रोच में ट्रीट दी अनएडजस्टेड लॉसेस एज डिडक्टेबल डिफरेंसेस, ठीक है जी। जितना अनएडजस्टेड लॉस बचा हुआ उसको डिडक्टेबल डिफरेंस ट्रीट कर लें। डन हो गया। अब बताओ अगर मैं टैक्स रिकंसिलिएशन बनाऊं तो सर टैक्स रिकंसिलिएशन में मेरे पास टैक्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना होगा सर, मेरे पास अकाउंटिंग प्रॉफिट है कितने का, 5,000 रुपए का, यही है ना अकाउंटिंग प्रॉफिट 5,000 का ना। अगर ऊपर जाके चेक करो तो सर मेरे पास अकाउंटिंग प्रॉफिट वाकई 5,000 का आ रहा है। अब बताएं सर मेरे पास 5,000 इंटू 40% वुड भी 2,000, ठीक है जी। और अगर मैं आपसे कहूँ कि सर मेरे पास करंट टैक्स एक्सपेंस कितना है तो आप जवाब दोगे नील। मैं आपसे कहूँ मेरे पास नेट डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस चाहे बैलेंस शीट अप्रोच से देखो चाहे पीएनएल अप्रोच से 2,000 रुपये का, तो सर मेरे पास ये 2,000 और 2,000 आपस में टैली है। याद रखना सर रिकंसिलिएशन लॉसेस की वजह से कभी आउट नहीं होती, ठीक। बस आपने ये याद रखना है कि सर जिस साल लॉस अराइज होगा पीएनएल अप्रोच अगर हम यूज़ कर रहे हैं डेफर्ड टैक्स बुक करने की और हमने सिर्फ इनकम और एक्सपेंसेस को देखा है, जैसे ये कोई बैलेंसेस को नहीं देखा, तो आप सर जितना लॉस आ रहा है उस पर सीधा सीधा डेफर्ड टैक्स इनकम बुक कर लें, ठीक है जी। बैलेंस शीट अप्रोच से लेकर चल रहे हो तो जितना लॉस तुम्हारे पास कैरी फॉरवर्ड हो रहा है आप सीधा सीधा उसके ऊपर फिर रिपीट कर रहा हूँ सर उसको ट्रीट कर लें एज डिडक्टेबल डिफरेंसेस, ठीक है जी। अब बताइए मेरे पास ख़त्म हो गया, ये साल ख़त्म हो गया सर। अब अगर मैं जाऊँ अगले साल सर नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट ईयर में एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, वो कह रहा है नेक्स्ट ईयर में हमारी अकाउंटिंग इनकम है 7 लाख रुपए की, ठीक है जी। डन है जी। नेक्स्ट ईयर अकाउंटिंग इनकम हम ले लेते हैं भाईजान। अकाउंटिंग इनकम हमने ले ली सर 7 लाख की, ठीक है जी। नेक्स्ट ईयर सर मेरा अकाउंटिंग प्रॉफिट 7 लाख का है और अब मैं सर इसमें जो कुछ चीज़ें एड लेस करूंगा सर इसमें। अब बताएं सर फिर वो मुझे क्या बता रहा है, वो कह रहा है जनाब मेरे पास अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन 45 का है, टैक्स डेप्रिसिएशन इस दफ़ा 64 का, ठीक है जी। मैं ऐड बैक कर रहा हूँ सर मेरे पास अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है कितने का जी, 45,000 का। सर मेरे पास जो टैक्स डेप्रिसिएशन आ रहा है वो आ रहा है 64,000 का। सर अगर मैं अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन इधर ऐड बैक करूं तो ये आता है सर मेरे पास कोई 45,000 का, और सर मेरे पास जो टैक्स डेप्रिसिएशन है वो आ रहा है सर कोई 64,000। अब अगर मैं पीएनएल अप्रोच से चलूँ तो मैं इन दोनों एक्सपेंसेस और इनकम्स को कंपेयर करता हूँ तो सर मेरे पास कौन सा डेप्रिसिएशन ज़्यादा है, टैक्स का डेप्रिसिएशन ज़्यादा है। सर टैक्स का डेप्रिसिएशन जब भी ज़्यादा होगा मेरे पास एक सिचुएशन ही क्रिएट होगी कि टैक्स का प्रॉफिट कम है, अकाउंटिंग का प्रॉफिट ज़्यादा है। अकाउंटिंग का प्रॉफिट ज़्यादा है सर तो मेरे पास एक टैक्सेबल डिफरेंस है, और सर सीधा सीधा ये 19,000 रुपये का टैक्सेबल डिफरेंस है। 19,000 पे सर 40% के हिसाब से बनता है कोई सर 7,600 रुपये का डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस फर्दर और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ठीक है जी।
अब अगर मैं एक स्टेप आगे जाऊँ सर, मैं इसको बैलेंस शीट अप्रोच से कनेक्ट करूँ, तो दिमाग में ये रखिएगा कि सर मेरे पास कैरिंग अमाउंट है एसेट्स का, उसका टैक्स बेस है, उसका डिफरेंस है लास्ट ईयर का, मैं साथ लेके चल रहा हूँ सर, और करंट ईयर में मेरे पास कैरिंग अमाउंट है, टैक्स बेस है और डिफरेंस है। ठीक है जी। मैं अगर आपसे पूछूं सर लास्ट ईयर मेरे पास जो पीपी था उसका कैरिंग अमाउंट था सर 555,000 और ये था सर को 5,20,000 रुपये, याद आ रहा है। डिफरेंस है सर मेरे पास 35,000 का टैक्सेबल। इस साल सर 5,55,000 में से फिर मैंने 45,000 निकाल दिए, तो सर मेरे पास कोई 5,10,000 रुपये का कैरिंग अमाउंट बच जाता है। ठीक है जी। और मेरे पास सर जो टैक्स बेस आ रहा है वो 520 में से 64 में माइनस कर दूं तो सर 456 का जो है वो टैक्स बेस आता है। और सर अगर मैं आपसे कहूं कि सर मेरे पास एज एट डिफरेंस ये बच गया सर को 54,000 रुपीज़ का। डन हो गया। अब बताएं सर मेरे पास 35,000 का डिफरेंस बढ़ के हो गया 54, तो कितने से मेरा डिफरेंस इंक्रीज हुआ सर? 19,000 रुपये से। आप ऊपर चेक करें तो आपको पीएनएल अप्रोच में भी 19,000 ही नजर आ रहा है। ठीक है जी। फिर आगे बढ़ते हैं जनाब। हम हमारे पास सर दूसरा हिसाब किताब आ रहा है किस चीज़ का? हमारे पास सर सेकंड ईयर में वो कह रहा है कि ड्यूरिंग द पीरियड 80,000 रुपये जो है वो आपको फी रिसीव हुई है और 1 लाख आपने अक्रू की। ठीक है जी, कोई टेंशन नहीं है, मैं एक अकाउंट बना देता हूँ सर। सर फी रिसीवल ओपनिंग कितने का था सर मेरे पास? फी रिसीवल का ओपनिंग सर मेरे पास गालिबन कुछ 40,000 का था। अगर मैं ऊपर जाके देखूं तो मेरे पास सर यस सर ये इनकम रिसीवल या फी रिसीवल वॉज 40,000। अब बताओ कह रहे ड्यूरिंग द पीरियड आपने पीएनएल में इनकम डाली है कितने की? पीएनएल में आपने सर 8 लाख रुपए की 1 लाख रुपए की इनकम डाली है और 80,000 आपने रिसीव किए, तो 1 लाख रुपए की इनकम आपने इधर इनकॉर्पोरेट की है, कैश आपने 80,000 का रिसीव किया है, तो सीधी सी बात है सर ये क्लोजिंग बैलेंस मेरे पास कोई 60,000 रुपीज का हो जाएगा। ऐसा ठीक है जी। अब बताएं सर अगर मैं आपसे पूछूं बैलेंस शीट अप्रोच में फी रिसीवेबल बैलेंस शीट अप्रोच से ओपनिंग कितने का था? 40, टैक्स बेस 0 था, डिफरेंस 40 का था, क्लोजिंग में कितने का हो गया? 60, टैक्स बेस आज भी 0, डिफरेंस 60,000। सर 40 से बढ़ के 60 पे चला गया, इसका मतलब है 20,000 रुपए के डिफरेंसेस और ओरिजिनेट हुए। अब आए जरा सर पीएनएल अप्रोच में, मैं इधर सर लेस कर रहा हूं क्या चीज? फी इनकम। कितने की सर फी इनकम मेरे पास? सर जो फी इनकम है वो एफबीआर नहीं मानता, तो मैंने पूरे लाख रुपए हटा दिए और इसकी जगह एफबीआर मानता क्या सर? फी रिसीव्ड, वो मैंने ऐड कर दिया सर कोई 80,000 रुपए का। अब मैं अगर देखूं तो सर मेरे पास अकाउंटिंग इनकम ज्यादा है इस केस में, 1 लाख रुपए की। टैक्स वाला इनकम मान रहा है सिर्फ 80,000 रुपए की, तो सर मेरे पास अगेन ये एक ऐसा टैक्सेबल डिफरेंस है जिसपे 20,000 रुपए के टैक्सेबल डिफरेंस पे मुझे 40% के हिसाब से सर 8,000 रुपए का डेफर टैक्स एक्सपेंस और डेफर टैक्स लायबिलिटी बुक करनी चाहिए। डन हो गया जनाब। बड़े एक स्टेप आगे जनाब, 2 चीजें होंगी सर मेरे पास। तीसरी चीज ग्रेचुटी के बारे में वो कह रहा है कि क्लोजिंग बैलेंस 25,000 का ग्रेचुटी का और 12,000 की ग्रेचुटी पे हुई है, तो ग्रेचुटी का भी अकाउंट बनाना पड़ेगा सर आपको। ओपनिंग ग्रेचुटी हमारे पास कितने की है सर? लास्ट ईयर देखो हमारे पास ओपनिंग कितनी थी, क्लोजिंग कितनी थी लास्ट ईयर? 17,000। ठीक है जी, आ जाए सर जरा इसको 17,000 इनकॉर्पोरेट करेंगे। वो कह रहा है क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास 25 का, और ड्यूरिंग द पीरियड हमने ग्रेचुटी जो पे की है वो कितने की है? वो हमने पे की है सर कोई 12,000 रुपए की। तो बताएं हमारे पास सर ड्यूरिंग द पीरियड पीएनएल का हिट कितना है सर? बारह प्लस 25 माइनस 17, सर 20,000 रुपए का एक्सपेंस है। अच्छा देखिए एफबीआर की नज़र में ये एक्सपेंस है, अकाउंटिंग वाले की नज़र में ये एक्सपेंस है। ठीक है जी। तो पहले तो सर मैं ऊपर जाके ज़रा बैलेंस शीट अप्रोच को उसको ज़रा पक्का करूँ। ग्रेचुटी का प्रोविजन हमारे पास 17 का था, टैक्स बेस 0 था, अब 25 का हो गया, टैक्स बेस अब भी 0 है, डिफरेंस सर हमारे पास 17 से बढ़ के 25 का हो गया।
अब ऊपर क्या करूं सर, मैं ग्रेचुटी एक्सपेंस एड बैक कर दूं। कितने का सर ग्रेचुटी एक्सपेंस है? 20,000 रुपए का। और ग्रेचुटी पेड जो मैंने ग्रेचुटी जो पे की है वो लेस कर दूं, कितने की जी? कोई 12,000 रुपए की। तो सर मेरे पास अगेन अकाउंटिंग का एक्सपेंस ज्यादा है तो अकाउंटिंग का प्रॉफिट कम, अकाउंटिंग का प्रॉफिट कम तो डिफरेंस एक टैक्सेबल डिफरेंस है सर, सॉरी अकाउंटिंग का प्रॉफिट कम तो डिफरेंस एक डिडक्टेबल डिफरेंस है। कितने का जनाब? 8,000 रुपए का डिडक्टेबल डिफरेंस। 40% के हिसाब से सर ये बनता है कोई 3,200 रुपीज डेफर्ड टैक्स इनकम। ठीक है, अब बताएं सर, मैं एफबीआर को कह रहा हूं बाबू लगाओ जरा टैक्स, क्या लगा रहे हो, मैं पे करने को तैयार हूं। तो सर मेरे पास जो टैक्सेबल इनकम टोटल बनती है वो बनती है सर कोई 673,000। इसको चेक कर लो पहले। चाहिए हमने ग्रेचुटी पेड 12 ही रखी है ना, ठीक है जी। अच्छा जनाब, अब आते हैं सर एक स्टेप आगे। अब बताएं सर, मेरे पास सारी चीज़ें हो चुकी हैं मुकम्मल। अब 673,000 का अमाउंट है, 673 है, कितना है सर ये गिन लें ज़रा सा, मुझे थोड़ा सा इस पर डाउट है। सर 7 लाख प्लस 45 प्लस 80 प्लस 20 माइनस 64 माइनस 100 माइनस 12, सर ये बनता है जनाब 669। अब मैं इस पे सर टैक्स पे करने जा रहा हूँ, करंट टैक्स पे करने जा रहा हूँ, मेरा टैक्सेबल प्रॉफिट है। एफबीआर मुझे कहता है इस पर टैक्स पे करने की जरूरत नहीं। ठीक है जी, आप एक काम करें, जो आपका प्रायर ईयर लॉस है, लॉस जो आप एडजस्ट करना चाह रहे हो, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है, आप उसको एडजस्ट कर दो। सर लॉस था मेरे पास कोई 53,000 का, वो मैंने एडजस्ट कर दिया। अब पता है 53,000 हटाने के बाद मेरे पास सर जो अमाउंट बच रही है वो बच रही है 6,16,000 रुपये। अब इस 6,16,000 रुपये को मैं टैक्सेबल प्रॉफिट ट्रीट करके अगर इस पे सर रेट लगाऊं, करंट टैक्स एक्सपेंस आ जाएगा मेरा। करंट टैक्स एक्सपेंस कितना आएगा सर? 40% के हिसाब से। सर 40% के हिसाब से आ जाएगा कोई सर 2,46,400। ठीक है जी। अब बताएं सर, मेरे पास अगर मैं पीएनएल अप्रोच यूज कर रहा हूं, इस साल लॉस अराइज हुआ है या यूटिलाइज हुआ है? सर इस साल लॉस यूटिलाइज हुआ है। तो सर अगर लॉस यूटिलाइज हो जाए, कितने का लॉस यूटिलाइज हुआ सर? 53,000 रुपए का। तो जितने का लॉस यूटिलाइज हो रहा है सर उस पर सीधा सीधा डेबिट टैक्स एक्सपेंस बुक कर दें। ठीक है जी। आप कहें भाई ये मेरा वो लॉस है जिसपे मैंने लास्ट ईयर डेबिट टैक्स एसेट बुक किया था, अब उसको रिवर्स करने जा रहा हूँ। सर उस पर सीधा सीधा 40% के हिसाब से सर डेबिट टैक्स एक्सपेंस बुक कर दें 53,000 यार है सर 21,200 रुपए का डेबिट टैक्स एक्सपेंस। जिस साल लॉस अराइज हुआ था हमने इस पर डेबिट टैक्स इनकम बुक किया था, आप याद आ रहे ऊपर। और सर जिस साल लॉस यूटिलाइज हो रहा है, यूज हो रहा है, करंट टैक्स को कम कर रहा है, सर उस पर हम डेबिट टैक्स एक्सपेंस बुक कर रहे हैं। ठीक है जी। अब बताएं सर, अगर मैं आपसे नेट पूछूं मैंने नेट डेबिट टैक्स एक्सपेंस कितना है, तो आप कहोगे जनाब 7,600 प्लस 8,000 माइनस 3,200 प्लस 21,200, यह आता है सर मेरे पास कोई 33,600 नेट। ठीक है जी। अब आए जरा बैलेंस शीट अप्रोच पे। देखिए बैलेंस शीट अप्रोच पे मैंने आपको कहा था कि आप ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस को ट्रीट करें एज डिडक्टेबल डिफरेंस। सर देखिए ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस लास्ट ईयर थे मेरे पास 53,000 रुपए के। ठीक है, मैंने इसको ट्रीट किया डिडक्टेबल डिफरेंस के तौर पे। इस साल उसमें से कोई अमाउंट नहीं बची, सारा यूटिलाइज हो गया। तो सर अगर मैं आपसे ये पूछूं बैलेंस शीट अप्रोच में मेरे बच्चों लास्ट ईयर मेरे पास एज एड डिफरेंस कितना था? एज एड डिफरेंस लास्ट ईयर सर एज एड डिफरेंस मेरे पास था 35 प्लस 40 माइनस 17 माइनस 53, ये था मेरे पास सर कोई 5,000 रुपए का डिफरेंस एज एड टैक्सेबल डिफरेंस। और अगर मैं अब देखूं सर मेरे पास अब आ रहा है वो 54 प्लस 60 माइनस 25, ये आ रहा है सर मेरे पास कोई 89,000 का टैक्सेबल डिफरेंस। अब बताइए एज एड डिफरेंस है तो दोनों पे मैं रेट लगाऊं तो सर मुझे इधर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का बैलेंस मिल रहा है सर 2,000 रुपए का, और इस साल के एंड का बैलेंस मुझे सर अगर 40% के हिसाब से देखूं तो 89,000 मल्टीप्लाई बाय 0.4
ये आता सर मेरे पास 35,600 रुपीज़ का एज एट है, एज एट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का एज एट बैलेंस। अगर मैं एक छोटा सा अकाउंट बना दूं सर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का, तो मैं आपसे कहूँगा सर मेरे पास ओपनिंग बैलेंस है कितने का सर 2000 का, क्लोजिंग कितने का जनाब, क्लोजिंग आ रहा है सर मेरे पास कोई 35,600 का। तो बताएं सर मैंने ड्यूरिंग द पीरियड डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस कितने से बुक किया होगा, 33,600। डन। अब बताएं सर अगर मैं आपसे एक रिकन्सिलेशन बनवाऊं तो मैं आपको कहूँगा जनाब मेरे पास सेकंड ईयर की टैक्स रिकन्सिलेशन, बताएं सर किस तरह बनाऊँ टैक्स रिकन्सिलेशन सेकंड ईयर की, सारी चीज़ें मेरे सामने सर। बताएं मेरे पास सर टैक्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट कितने रुपए का अकाउंटिंग प्रॉफिट है सर, 7 लाख का। लगाएं जरा इस पर सर 40% का रेट, यह आता है सर कोई 2,80,000 रुपये की अमाउंट। सर मेरे पास करंट टैक्स एक्सपेंस आफ्टर एडजस्टिंग ऑफ लॉसेज ये आ रहा है सर 246,400, और मेरे पास सर डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट ये आ रहा है सर मेरे पास 33,600। अब अगर मैं इन दोनों को एडअप करता हूँ 33,600 प्लस 246,400 तो ये मेरे पास एग्जैक्टली 2,80,000 आता है सर। अब अगर मैं आपको एक समरी दूँ सर, समरी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है सर, समरी याद रखिएगा सर। अगर आप बैलेंस शीट, अगर आप P&L अप्रोच यूज़ कर रहे हैं सर, ठीक है जी, से मिसाल के तौर पर ईयर 1 में लॉस अराइज हुआ से 400 रुपये का, आपने सीधा सीधा इस लॉस पे 40% के हिसाब से 160 रुपये का डेफर्ड टैक्स इनकम बुक कर लेनी, ठीक है जी। सर से ईयर 2 में लॉस यूटिलाइज हो गया सर, 300 का लॉस उसमें से यूटिलाइज हो गया, आपने सर जितना लॉस यूटिलाइज हो सीधा सीधा उस पर सर डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बुक कर लेना है। कितने का जनाब सर, ईयर 3 में से रिमेनिंग लॉस भी यूटिलाइज हो गया, तो आपने उस पर भी डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बुक कर दिया। जिस साल लॉस अराइज हो डेफर्ड टैक्स इनकम, जिस साल लॉस यूटिलाइज हो सर उस साल सीधा सीधा डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बुक करना है, ताकि जो इनकम आपने ऑलरेडी बुक की है वो एडजस्ट होकर रिवर्स हो सके, ठीक है जी। अब बताएं अगर मैं बैलेंस शीट अप्रोच से चलता तो मैं बैलेंस शीट अप्रोच से करता ये कि ट्रीट करता सर इस लॉस को एज डिडक्टेबल डिफरेंस। कितने का डिडक्टेबल डिफरेंस है सर, 400 रुपये का सर। 40% के हिसाब से मेरे पास एज ए डेफर्ड टैक्स एसेट का बैलेंस आ जाता कितना, 160। तो मेरे पास सर ओपनिंग बैलेंस से कुछ नहीं था, तो मैं डेफर्ड टैक्स एसेट डेबिट करता और डेफर्ड टैक्स इनकम क्रिएट कर देता। डन सर। डिडक्टेबल डिफरेंस मेरे पास अगले साल 300 रुपये यूटिलाइज होने के बाद रह जाता कितना, सिर्फ 100 रुपये का। 300 यूटिलाइज हो जाते तो सर मेरे पास 40% के हिसाब से बैलेंस कितना आता सर, 40 रुपये। तो मैं कहता जनाब मेरे पास 160 का डेफर्ड टैक्स एसेट था, 40 रुपये का डेफर्ड टैक्स एसेट रह गया, क्लोजिंग बैलेंस है ये। तो सर मेरे पास सीधा सीधा 120 रुपये का डेफर्ड टैक्स एसेट रिवर्स हो गया, यानी डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस हो गया। सर अब मैं आखिरी साल क्या करूंगा सर, डिडक्टेबल डिफरेंसेस मेरे पास ईयर 3 में क्या होंगे, जीरो। जीरो का मतलब है सर मेरे पास डेफर्ड टैक्स एसेट क्या हो जाना चाहिए, जीरो। सर मेरे पास डेफर्ड टैक्स एसेट लास्ट ईयर था कितना, 40, तो सर मैं पूरे 40 को रिवर्स करके डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बुक कर लूंगा और डेफर्ड टैक्स एसेट को रिड्यूस कर दूंगा। तो सर समरी है कि जिस साल लॉस अराइज हो आपने उसको ट्रीट करना है, आपने उस पर डायरेक्ट डेफर्ड टैक्स एसेट बुक कर, डेफर्ड टैक्स इनकम बुक करनी है P&L अप्रोच में। जिस साल लॉस यूटिलाइज हो यानी आपके करंट टैक्स को कम करे, आपके टैक्सेबल प्रॉफिट को कम करे, आपने सर उस पर डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बुक करना है और डेफर्ड टैक्स एसेट रिवर्स करना है। बैलेंस शीट अप्रोच में सिंपली ट्रीट देम एज डिडक्टेबल डिफरेंसेस, ठीक है जी, और डेफर्ड टैक्स एसेट एडजस्ट करते जाएं। जज़ाकल्लाह खैर।